श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश के कोविड-19 विशेष कार्यक्रम में मैं आपके साथ हिना जोशी छेत्री। श्रोताओं, भारत में म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के काफ़ी मामले सामने आ रहे हैं, जिनमें कुछ उत्तराखंड से भी हैं। तो ऐसे में आयुर्वेद के जरिए या आयुर्वेदिक पद्धति को अपनाते हुए आप ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस के खतरे को कैसे कम कर सकते हैं, इस पर अब हम आपको सुनवाते हैं उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुनील जोशी से आकाशवाणी संवाददाता राघवेश पांडे की बातचीत। ध्यान से सुने और इन्हें अपनाएं ताकि आप किसी भी तरह के संक्रमण से खुद को सुरक्षित रख सकें। डॉक्टर साहब, ब्लैक फंगस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, खासकर कोविड-19 का साइड इफेक्ट हो रहा है उपचार को लेकर के, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो ये ब्लैक फंगस है एक तरह से ये जो फंगल डिजीज है, और ये ब्लैक फंगस हो या व्हाइट फंगस हो, ये एटमॉस्फेयर में होता ही होता है ना। लेकिन जब शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जी। चाहे वो रोग की वजह से हो, कोविड-19 की वजह से हो, या उसके उपचार में प्रयुक्त जो स्टेरॉइड है और जो दवाइयां हैं उनके दुष्प्रभावों की वजह से, तो शरीर में ये फंगस चला जाता है और शरीर का में इन्फेक्शन कर लेता है। मतलब हमारे जॉ में, ऊपर हेड में, ब्रेन में और पूरे शरीर में कहीं भी ब्लैक फंगस जा सकता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई भी चीज आप घर पे रखते हैं, यदि उसमें नमी होती है और उसकी रेजिस्टेंस नहीं होती, या वो ऐसा डिके वाली सब्सटेंस होता है, तो उसमें फंगस लगती है। ये सामान्य चीज है। ऐसे ही इसको भी समझना चाहिए कि जब रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारी चीजें हम लोग देखते हैं कि सारे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, ये सारी की सारी चीजें हमारे आसपास होती है। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति कमजोर होता है, फिर हम बार बार वही रोग प्रतिरोधक क्षमता का नाम लेते हैं कि यदि वो कम होती है तो ये हमारे शरीर को प्रभावित करता है। ये आयुर्वेद में इसके उपचार क्या है? देखिए, आयुर्वेद में उपचार को हम लोग ये कहते हैं, सामान्य रूप से फंगस को हम ये मानते हैं कि ये शरीर में त्वचा के रोग को विशेष रूप से, जो जिसमें फंगस होती है आउटर पार्ट में होती है, लेकिन ये इनर ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकती हैं। तो इसमें आयुर्वेद में जो उपचार, जैसे शुद्ध गंधक है, गंधक रसायन है, गंधक रसायन का इसमें अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें स्पर्श का, शुद्ध टंकण का और रसवाणी के जैसे योगों का इस्तेमाल इसमें किया जा सकता है। महामंजिष्ठादिक्वाथ है, और जितनी भी ये चीजें जो त्वचा के रोगों में या फंगस का सामान्य रूप से जो हम लोग इलाज करते हैं, उनमें जो उपचारित की जाती है, उनमें बहुत फायदा होता है। दूसरी चीजों को, सभी चीजें जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, उसका उपयोग किया जाना बहुत जरूरी होता है। तो हम ये मानते हैं कि आप देखते हैं कि नीम को सर्वश्रेष्ठ ऐसे एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल माना गया है। और जब भी पहले एक हमारी लोक संस्कृति में था कि हम लोग नीम की दातुन करते थे या विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों से बने हुए दंत मंजन का इस्तेमाल करते थे, और नाक के माध्यम से नाक में तेल लगाने का एक विधान था कि नाक में तेल डालना है। विशेष रूप से सरसों के तेल की महत्ता बहुत महत्वपूर्ण है। और जब भी ये ओरल कैविटी के माध्यम से जाता है, तो ओरल कैविटी की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है या ओरल कैविटी का जो एंट्री है, उसको हम कैसे एक ऐसे रोगों से बचा सके, उसके लिए बहुत सारे उपाय हैं। तो कवल गंडूस की प्रक्रिया होती थी कि हम मुंह में बहुत सारी चीजों की, औषधियों के क्वाथ को गरारा जैसे करने की बात है, वो भी की जाती थी। और नीम की यदि दातुन एक बार कर ली, दिन में 2 बार यदि नीम की दातुन की जाती है, तो नीम की दातुन अपने में इन बहुत सारे संक्रमणों को, चाहे वो बैक्टीरिया का हो, चाहे वायरस का हो, चाहे फंगस का, उसको कम करने में सक्षम होती थी। इसी तरह सरसों के तेल का कवल, मतलब सरसों का तेल हो या तिल का तेल हो, यदि हम उसको मुंह में 1-2 चम्मच भर लेते हैं और थोड़ी देर के लिए मुंह में रखते हैं, और उसके बाद उसको स्पिट करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारी जो एंट्री पॉइंट है उसको ही ब्लॉक कर देता है कि उससे बैक्टीरिया, वायरस को नहीं जा सकता। उसको हम स्मीयरिंग कहते हैं, ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन। वो बहुत साइंटिफिक है जी। अगर अब तो नीम उपलब्ध नहीं, तो उसका क्या ऑप्शन, क्या विकल्प, क्या है नीम? नीम उपलब्ध है। नीम तो बहुत सारी चीजें, नीम तो वैसे भी पाउडर के रूप में नीम की पत्तियों का चूर्ण ले सकते हैं, उसका काढ़ा बना सकते हैं। ताजा नीम नहीं न मिले तो आपको सूखा नीम मिल सकता है, सूखी नीम की पत्तियां मिल सकती हैं, और नीम से बने बहुत से उपादान मिल सकते हैं जो बाजार में उपलब्ध हैं, उनका उपयोग किया जा सकता है। इसी ढंग से और जो सारी सामान्य चीजें, जैसे हल्दी है, इसमें थोड़ा सा काली मिर्च आप डाल दीजिए, इसके साथ साथ सरसों का तेल और सेंधा नमक,
और जैसे मंजन करते थे हम लोग नमक और सरसों के तेल का, पहले भी करते थे घरों में, तो पहले भी किया जाता था। बारीक नमक को पीस लीजिए, उसमें थोड़ा हल्दी मिला लीजिए, थोड़ा फिटकरी भी उसमें डाल सकते हैं और उसका मंजन डाल सकते हैं, या उसके काढ़े से इन सभी चीजों को गर्म पानी में डालकर उससे कुल्ला भी कर सकते हैं। तो ये चीजें की जा सकती हैं। मैं समझता हूँ कि गिलोय है, अश्वगंधा है, तुलसी है, सुहासा है, ये सारी चीजें जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं, आंवला है, इनका प्रयोग नियमित रूप से करना चाहिए। और ये आज बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि हम सिर्फ और सिर्फ केमिकल औषधियों के माध्यम से किसी भी बीमारी को ठीक नहीं कर सकते। जब हमारा ध्यान हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर या शरीर की उन क्षमताओं पर जो सामान्य रूप से प्रकृति ने हमको दी है रोग से लड़ने के लिए या स्वस्थ रहने के लिए, उनका यदि हम ध्यान नहीं रखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ दवाइयों के माध्यम से हम अपने को स्वस्थ नहीं रख सकते। तो फिटकरी का भी गरारा किया जाता था, फिटकरी को भी जी पहले भी गरारा किया जाता, जी कुल्ला करते थे। और ये बार बार विधान था कि हम जब भी, देखिए पहली जो चीजें थी जिनका हमारी परंपरा में, हमारी संस्कृति में उपयोग था कि हम दूसरे को स्पर्श नहीं करते थे, खाने को छुआ नहीं खाते थे, जूठा नहीं खाते थे, उसको हमसे ये कहा गया कि छुआछूत है, अंधविश्वास है। ये आज हम सब उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं। महर्षि सुश्रुत ने लिखा है कि प्रसंगात घात संस्पर्शात निश्वासात सहभोजनात् सहशय्यासनाश्चापि वस्त्रमाल्यानुलेपनात्। कौन कौन से ज्वर है, अभिषेक है, कुष्ठ है, ये सारी की सारी, और ओजेक्ष है, ये सारी के शोष रोग, ये बीमारियां जो है इन चीजों से, मतलब सेक्सुअल कांटेक्ट से हो सकती हैं, जो हमारे बॉडी के कांटेक्ट से हो सकती है, यदि हम हाथ से हाथ मिलाएं तो गात्र के संस्पर्श से, मतलब शरीर के स्पर्श से हो सकती है। निश्वास से मीन्स इसके जो हमारा इनहेलेशन एक्सहेलेशन है कि एक्सहेल कर रहे हैं, उसके जो चाहे वो ड्रॉपलेट के रूप में हो, चाहे वो वायरसेस के डायरेक्ट, कोई जरूरी नहीं कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ही हो, वो सांस के माध्यम से भी हो सकती है। और एक विशेष चीज हमारे जो शास्त्रों में है, वो छाया का भी विधान है कि छाया भी यदि किसी अपवित्र चीज की यदि शरीर पर छाया पड़ती है तो वो भी प्रभावित करती है। ये एक नया कंसेप्ट है आयुर्वेद में, और इस पर भी शोध होने की जरूरत है। आज छाया के रूप में, देखिए वायरस या सारी चीजें जिनको पहले भूत कहा जाता था, भूत का मतलब सामान्य चीजें वो या तो हम पंचमहाभूत से लेते हैं, या भूत का मतलब जो अदृश्य चीजें हैं लेकिन उनका प्रभाव स्पष्ट होता है लेकिन वो दिखाई नहीं देती, वो भूत कहलाती थी। तो एक भूत विद्या के नाम से एक बहुत बड़ी चिकित्सा का एक पूरी विधा आयुर्वेद में है। आयुर्वेद के अष्टांग में एक भूत विद्या का एक बड़ा सा चक्र है। लेकिन भूत को एक सामान्य रूप से एक ऐसी चीज, कल्पित चीज, कल्पनाओं के साथ जोड़ने के बाद उसका विकृत रूप हमारे समाज में है। लेकिन भूत विद्या के रूप में वो चीजें जो अदृश्य होती हैं लेकिन उनका प्रभाव स्पष्ट होता है, रोग के रूप में, मानसिक शारीरिक रोग के रूप में, वो एक बहुत बड़ी चीज है। और मैं समझता हूँ कि कोरोना के बाद आयुर्वेद के भूत विद्या पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है, और एक पूरा विज्ञान है कि हम कैसे पिशाच, गंधर्व, नाग और भूत, इन सारी चीजें, उनके बहुत सारे नाम लिए। डॉक्टर साहब एक चीज मैं जानना चाह रहा था, आप तो पुराने आयुर्वेद के ज्ञाता हैं, पर्वतीय अंचल से ही आते हैं, तो आज की तारीख में जो पर्वतीय अंचल में क्या मोटतौर पर क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं जो सर्वसुलभ है, उनका कैसे इस्तेमाल करते हैं? किस चीज के लिए? ये ब्लैक फंगस के रोग को खत्म करने के लिए। ब्लैक फंगस के रूप में ये मैंने कहा, ये सामान्य चीजें जो अभी मैंने आपको बताई, ये पूरे के पूरे हमारे जो उत्तराखंड के परिवेश में उपलब्ध होती हैं। चंदन नमक आपको मिल सकता है, आपको नीम मिल सकती है, नीम का उपलब्ध हो सकता है मार्केट में, आपको जो क्या कहते हैं सरसा मिल सकती है। एक बहुत अच्छा उपाय और है जो मैं बता रहा हूँ कि जो सामान्य रूप से अब आप ये मान के चलते हैं कि जो बैक्टीरिया है या वायरस है या फंगस है, ये एटमॉस्फेयर में आ गई है, एटमॉस्फेयर के माध्यम। तो एटमॉस्फेयर को हम कैसे क्लीन कर सकते हैं, तो हम लोगों ने एक नई चिकित्सा पद्धति के रूप में, जैसे यज्ञ है उसको एक अभयावरण कहा है कि भाई पूरे एक जैसे बायो बबल बनाते हैं ना, ऐसे ही हम शरीर अपने चारों तरफ एक ऐसा प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि वो रोग के वो वाले कीटाणु हमारे वातावरण में प्रवेश न करें। तो उसके लिए धूपन विधि का है, धूपन का विधान है। उसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनका प्रयोग यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन सुबह शाम करता है तो उसका सकारात्मक प्रभाव होता है। तो उसमें क्या करना है कि गाय का उपला, मैं समझता हूँ गाय के गोबर का उपला सब जगह उपलब्ध है, पूरे के पूरे उत्तराखंड में उपलब्ध हो सकता है। उसको 2 उपले जला लीजिए और वो जल जाए
उनके ऊपर सफेद सरसों मिल जाती है। सफेद सरसों हमारे ग्रामीण अंचल में भी होती है। सफेद सरसों मिल सकती है। सरसों यदि सफेद नहीं मिलती तो काली सरसों भी उसका उपयोग आप कर सकते हैं। सरसों का उपयोग कर सकते हैं, उसमें नीम के पत्तों का उपयोग कर सकते हैं, सेंधा नमक का उपयोग कर सकते हैं। वच बहुत होता है, वचा पानी की जगह पर एक वच नाम की एक दवा होती है, जड़ी बूटी होती है, उसकी जड़ वच के नाम से, और नहीं तो वो एक कंसाई के उपलब्ध रहती है। अगरू की लकड़ी है। और हमारे यहाँ एक आर्टिमेचिया प्लांट बहुत होता है, उसको कुंजा कहते हैं ना, कुंजा का उपयोग कर सकते हैं, नेर का उपयोग कर सकते हैं, और हाई एल्टीट्यूड में फुने की इनकी लीव्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इन सभी चीजों को यदि आप जलाते हैं और उसका अपने कमरे में, अपने वस्त्रों पर, अपने सांस में, उसका गहरी गहरी सांस भी ले सकते हैं, उसमें सांस ले रहे हैं तो वो अंदर भी आपको प्रोटेक्ट कर रही है और आपके पूरे वातावरण को पवित्र कर रही है। और एक उसको अभय आवरण मीन्स एक चारों तरफ आपने जस्ट यू हैव मेड एक प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड यू, तो एक वातावरण में एक अभयावरण, एक अलग से आप अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म बना रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये कहा जा रहा है कि कपूर को अगर लौंग के साथ जलाया जाए, वो चीज है। देखिए उसको, वो तो सामान्य एक छोटा सा उपाय है, लेकिन ये जो उपाय मैंने आपको बताया, ये महर्षि सुश्रुत के द्वारा धूपन द्रव्यों में, या जो हमारे अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह, चरक संहिता में जो हमारे ग्रंथ हैं, उनमें धूपन की विधि का जो उल्लेख है, उसमें जो कुछ द्रव्य है, उनमें से मैंने कुछ द्रव्य जो सामान्य रूप से उपलब्ध होते हैं उनका वर्णन किया है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनका उपयोग आप कर सकते हैं, है ना। आपने इतनी सारी जानकारी दी डॉक्टर साहब, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। समय कम है, मैं बहुत सारी चीज जानना चाहता, लेकिन समय की बाध्यता है। नहीं, जब भी आपको जरूरत होगी, स्वागत है आपका। बहुत थैंक यू। नमस्कार। श्रोताओं, कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है, तो आपको और हमको सभी को सरकारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करते रहना है, क्योंकि जितना हम सावधानियां बरतेंगे उतने ही संक्रमण होने के चांसेस को हम कम कर सकेंगे। घर से बाहर तभी निकले श्रोताओं जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, और घर से बाहर निकलते वक्त मास्क का उपयोग अनिवार्य है। हाथों को नियमित अंतराल पर 20 सेकंड के लिए साबुन और पानी से धोते रहना है, और या फिर अगर आप घर से बाहर हैं तो हाथों को सैनिटाइज करते रहना है। अपने साथ सैनिटाइजर ज़रूर कैरी करना है। सामाजिक दूरी का पूरी तरह से पालन करना है, ताकि आप सुरक्षित रहें और आप अपनों को भी कोरोना के संक्रमण से बचा सकें। आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।